कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं सौरभ शर्मा आपके साथ बातें करते हैं खुलकर, वो बताते हैं आपको जो कोई और नहीं बताता। और इस वक्त तो एक ऐसे सवाल का जवाब चाहिए जो पूरी दुनिया ढूंढ रही है, ट्रंप क्या करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप G7 का दौरा अपना छोड़ के कनाडा से एक दिन का बचा हुआ था, मेन दिन वो छोड़ के वापस अमेरिका लौट गए और उन्होंने कहा समथिंग बिग इज वेरी बिग इज गोइंग टू हैपन। वो बहुत बड़ी चीज क्या होने जा रही है आखिर दुनिया में। और फिर उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि मैं कोई शांति कराने के लिए नहीं जा रहा हूं। अभी फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि ट्रंप साहब वापस चले गए, ये ईरान इजराइल के बीच सीज फायर कराएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, मैं कोई सीज फायर कराने नहीं जा रहा हूं। बहुत बड़ी चीज होगी लेकिन सीज फायर बिल्कुल नहीं। अगर वो शांति नहीं करा रहे इजराइल और ईरान के बीच में, तो फिर उसके अलावा और क्या और कौन सी इतनी बड़ी चीज होती है बची है। फिर तो एक ही चीज है कि क्या ट्रंप खुद अमेरिका को इस युद्ध में शामिल कर रहे हैं, मतलब वो खुद अब ईरान के ऊपर हमला करेंगे या नहीं, इतना सा सवाल है। और अगर वो होता है तो फिर उसके बाद की कहानी तो फिर बड़ी लंबी होगी, उस पर हम लोग आगे और बातचीत करेंगे। लेकिन पहले इसी सवाल का जवाब आज हम आपको देंगे, क्या ट्रंप खुद इस लड़ाई में शामिल होकर हमला करने जा रहे हैं ईरान के ऊपर इजराइल के साथ मिलकर के। स्टूडियो में हमारे साथ तीन मेहमान इसी आज की बड़ी खबर पर बात करने के लिए। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट रविंद्र सचदेव जी हैं। रविंद्र सचदेव जी, आप उनको खूब सुनते हैं, खासकर भारत और अमेरिका के बीच जो हमारा रिश्ता है उसको लेकर के। सो वो इंडो अमेरिकन रिलेशनशिप एक्सपर्ट आप उनको कह सकते हैं। सर बहुत स्वागत आपका। मेरे जनरल एसबी अस्थाना साहब हमारे साथ हैं, सर बहुत स्वागत आपका। और मेरे जनरल संजय मैसन साहब भी आज प्रोग्राम में आए एक बार फिर। सर आप दोनों का एक बार फिर बहुत स्वागत है। आज जल्दी से आपको कुछ मैं चीजें आपकी स्क्रीन पर दिखाने जा रहा हूं जिनसे हमारे आज के सवाल निकलेंगे और वहां उससे जुड़ी हुई डेवलपमेंट्स जो हुई हैं ईरान और इजराइल के बीच में, वो आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले ये जी, सर गलत तो नहीं लिख दिया कुछ हमने? सद्दाम हुसैन डेड, मोहम्मद गद्दाफी लीबिया डेड, अयतुल्ला अली खमेनी अभी क्वेश्चन मार्क है। इनके साथ क्या होने जा रहा है? देखिए, क्या इनका तख्ता पलट एक एम है इस लड़ाई का? बिल्कुल है। तख्ता पलट में कभी कभी यह भी होता है जो पहले दो के साथ हुआ, पकड़े गए और मार दिए गए। कभी कभी यह भी होता है कि आदमी जो है वो अपने देश को छोड़कर जाने में के लिए मजबूर कर दिया जाता है, तो वो चला जाता है किसी मुल्क में। जैसे आज कहीं से खबर, ऐसी सूचनाएं भी आई कि शायद ये मॉस्को चले गए, ये रशिया चले गए। पुष्टि नहीं हुई कभी इस खबर की। अगली चीज देखिए जरा आप, तो क्या खमेनी साहब के साथ ये होने वाला है? सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, उनके साथ क्या ये होगा? अमेरिका का इस युद्ध में जोड़ने का मतलब क्या, और इसराइल को क्या सबसे ज्यादा जरूरत है अमेरिका की, किस चीज के लिए? इन दो चीजों के लिए। B-2 बॉम्बर, दुनिया का सबसे विकसित सबसे बड़ा बॉम्बर, बम बरसाने वाला विमान। और वो कौन सा बम बरसाएगा? ये जो उसके बगल में आपको दिखाई दे रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे वजनी और जमीन में सबसे गहराई तक मार करने वाला अगर कोई बम बना है दुनिया में, तो वो ये बम है जिसका नाम है GBU-57, जो बताया जाता है कई मीटर जमीन के नीचे जाकर के, बंकर बस्टर इसको कहते हैं, कई मीटर जाकर के जो भी कुछ हो जमीन के नीचे उसे तहस नहस कर सकता है। जो ईरान के अंदर उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज बनी हुई हैं, वो पहाड़ों के नीचे हैं, कई 100 फुट नीचे हैं, कुछ लोग कहते हैं 100 मीटर नीचे भी हो सकती हैं। वो वहां तक अगर कोई एक चीज पहुंच सकती है तो केवल एक वो बम। अब ये जो आप देख रहे हैं एयरक्राफ्ट कैरियर, क्या अमेरिका ने पहले से युद्ध की तैयारी कर रखी थी? एयरक्राफ्ट कैरियर दो उसके, USS निमिट्ज और एक इसके अलावा एक और उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है USS कार्ल विंसन। ये दोनों ईरान के इर्द गिर्द पहुंच चुके हैं। अब उसके एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से पोजीशन में आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये जंग की तैयारी थी। आगे चलिए साहब, तो मैंने आपको बताया वो अपने बॉम्बर्स भेज सकता है, उसने अपनी फ्लीट जो है वो भेज दी है, एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो भेज दिए हैं। अब ये नक्शा एक हमने खास आपके लिए बनवाया, क्यों? ईरान के पास इस सब सारी लड़ाई में अगर कोई एक चीज सबसे बड़ा एसेट है उसका, तो वो क्या है? आप कहेंगे मिसाइल, आर्मी। मैं कहता हूं ये सब कुछ नहीं, ये नक्शा। इसमें आप देख लीजिए, इराक इतना सा दिखाई दे रहा है, वो जो टॉप में आपको डार्क ग्रीन कलर में दिख रहा है ना, वो ईरान है। और इजराइल में इस नक्शे में डालता तो शायद आपको नजर भी नहीं आता है, वैसे पीला छोटा सा दिखाई दे रहा है सर आपको, वो इजराइल है। वो इजराइल है और वो सबसे ऊपर जो डार्क ग्रीन में वो ईरान है। इसका साइज ये अफगानिस्तान से लगभग 2.5 गुना बड़ा है, इराक से लगभग 3 गुना बड़ा है ईरान देश।
इतनी लंबी चौड़ी इसकी ज्योग्राफी और वो इसका सबसे बड़ा एसेट है। इतने बड़े मुल्क के अंदर तख्ता पलट करना या इस मुल्क पर कब्जा करना कोई आसान काम नहीं होने जा रहा, चाहे अमेरिका इस लड़ाई के अंदर शामिल हो जाए। तो इसलिए आज कुछ सवाल आज की इस चर्चा के लिए, सर जल्दी सवाल बता रहा हूं फिर चर्चा शुरू करते हैं। क्या ट्रंप क्या करने वाले हैं? क्या अमेरिका ईरान पर अब हमला करेगा? सवाल नंबर 1। दूसरा, अयतुल्ला खमेनी का खात्मा या उनका हटना क्या इस लड़ाई का लक्ष्य है और क्या वो किया जा सकता है? नंबर 3, क्या ईरान पर कब्जा करना भी कोई एक लक्ष्य है क्या और क्या यह मुमकिन है? सवाल नंबर 4, क्या ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोका जा सकता है? क्या यह मुमकिन भी है जिसलिए लड़ाई शुरू की गई है? क्या ईरान अमेरिका और इजराइल का सामना कर सकता है? क्या ईरान के पास इतनी मिलिट्री ताकत है कि वो एक लंबी लड़ाई इन दोनों देशों के सामने लड़ सके? ये हमारे आज के सवाल हैं। सर पहले आज आप हमारे ट्रंप एक्सपर्ट। थैंक यू। यू हैव द टफेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। मैंने ट्रंप पे किताब लिखी है। यस, ट्रंप पे किताब लिखी हुई है आपने, तो बताइए ट्रंप क्या करेंगे? इस केस में मुझे लगता है ट्रंप जो भी करेंगे काफी कुछ डिपेंड करेगा कि नेतन्याहू क्या करने का कोशिश कर रहे हैं। नेतन्याहू का पूरा प्रयास है कि अमेरिका को इस जंग में खींचा जाए, और ये जो अब अभी बॉम्ब और एयरक्राफ्ट दिखा रहे थे, इनके द्वारा फोदरो में जो यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी है उन पर बॉम्बिंग करी जाए। नेतन्याहू ये चाहते हैं। नेतन्याहू की उम्र इस समय 75 साल हो गई है। उनको जिंदगी में कभी और ऐसा मौका नहीं मिलेगा कहने को और करने को कि उसने ईरान का टोटल न्यूक्लियर पोटेंशियल खत्म कर दिया। सही। क्योंकि अगर ये भी हो रहा है सीज फायर हो जाए, डैमेज कर दिया है, 5-6 साल बाद ईरान फिर कर लेगा, तो वो भी मौका क्यों दो? तो नेतन्याहू का ऑब्जेक्टिव है कि इस समय पूरा ब्लॉक कर दो, खत्म कर दो। अब ट्रंप उसकी बात सुन रहे हैं, डेफिनेटली यस, बट ट्रंप के साथ इशू ये कि उनका जो अपना पॉलिटिकल बेस है वो नहीं चाहता इन्वॉल्व होना किसी नई जंग में। तो इस समय ट्रंप मेरे ख्याल से कश्मकश में है, डिसीजन मेकिंग में है कि नेतन्याहू जो चाह रहा है उसके चलते हम अपने एयरक्राफ्ट और बॉम्बर्स इजराइल के साथ लगा दें और फोदरों को खत्म कर दें, ताकि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कभी दोबारा खड़ा ना हो सके। और अभी इतना डैमेज हो गया, काफी है। 6-7 साल तक ईरान न्यूक्लियर आगे नहीं बन पाएगा, आगे होगा देखा जाएगा, क्योंकि ट्रंप का पॉलिटिकल बेस कह रहा है कि इस लड़ाई में हमें जाने की जरूरत किसी नहीं। और विदेशी लड़ाई में वो नहीं फंसना चाहते, उनके सपोर्टर्स उनके हिसाब से यस, पर फंस भी जाते हैं। पर ट्रंप तो आए ये कह गए थे कि मैं दुनिया में लड़ाइयां बंद कर दूंगा, और अब वो खुद अगर वो एक नई जंग में शामिल होते हैं, Exactly. जाहिर है उनके कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो इस समय उनको वो पॉलिटिकल टेंशन है अपने बेस से। अब मैं इस सर से सवाल पूछ रहा था हम लोग जब मिले प्रोग्राम से पहले कि क्या करेंगे ट्रंप, तो मुझे सर ने जो जवाब दिया वो खुद ही आपको बताएंगे। सर दो ही बातें हैं, या तो आप इस लड़ाई में पूरी तरह कूदो, फिर अपनी फौजें भेजनी पड़े तो वो भी सही जो आपने अफगानिस्तान या इराक में किया, या ये जो अभी सर कह रहे थे कि आप बस नेतन्याहू को चाहिए बम और बम्बर, तो जहाज और बम उसको दे दो। बिल्कुल, देखिए अगर फौजें भेजने का जहाँ तक सवाल है वो तो इन्होंने अफगानिस्तान में भी किया था और उसका परिणाम भी इनके सामने है, तो वो एक्सपीरियंस ये लेके चल रहे हैं। नई लड़ाई में ये लोग घुसना चाहेंगे नहीं, लेकिन नेतन्याहू ज़्यादा स्मार्ट है, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। उन्होंने एक ऐसा तरीका ढूंढा है कि ट्रंप के सामने अभी दो चीज़ें हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान की जो हवाई क्षमता है वो बहुत कम है और इस समय इजराइल उनके हवाई हमले कर सकता है, लेकिन ये जो 2 बॉम्बर की आपने बात करी और जो अंदर घुसे हुए न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको बर्बाद वो नहीं कर सकता, उसके लिए उनको अमेरिका के बॉम्बर चाहिए। अब ट्रंप के सामने जो असमंजस की स्थिति है वो ये है, अगर मैं देता हूँ बॉम्बर और इनको बोलता हूँ इजराइल को ठीक है भैया तुम करो, तो सेकंड मुसीबत ये है कि जो इन मेरे इतने सारे बेस हैं और ईरान ने अभी तक ये इतनी उसकी अमेरिका की इज्जत रखी है कि उनके बेसों पे नहीं मारा, और उनके बेस के एयर डिफेंस बहुत कमज़ोर हैं, और वहाँ पर अगर कैजुअल्टी हो गई तो उसको पूरी तरीके से लड़ाई में घुसना पड़ेगा। तो ये उसके दिमाग में इस समय विडंबना चल रही है कि ये बम वर्षक विमान जो हैं और जो बम हैं ये दूं इजराइल को या ना दूं। वो बेसिस का आपने जो बेस बताए उस पूरे रीजन में अमेरिका के जो मिलिट्री बेस हैं उसकी हमारे पास है इंफॉर्मेशन, वो निकालिएगा स्क्रीन पे दीजिएगा। जी सर प्लीज। तो वो मतलब ईरान चाहे तो वो कर सकता है कि अमेरिका के बेसिस पे हमला कर दे अगर अमेरिका डायरेक्टली ज्वाइन कर ले इस वॉर को। हाँ, अगर अमेरिका डायरेक्टली ज्वाइन करे तो ईरान में कई सारे एलिमेंट है। देखिए इतना बड़ा देश है ईरान, जाहिर है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हवाई क्षमता उनकी बिल्कुल नहीं है जिस हिसाब से जितनी बर्बादी हो चुकी है, लेकिन अगर आप ग्राउंड फोर्सेस कंपेयर करें, अब मुसीबत यह है कि इजराइल के साथ लड़ाई में ग्राउंड फोर्सेस काम ही नहीं आ रही हैं, ना उनके टैंक काम आ रहे हैं, ना उनके सोल्जर काम आ रहे हैं, बाकी चीज़ें तो काम आनी नहीं है। अब ये लड़ाई चल रही है स्टैंड ऑफ स्ट्राइक की, और ये भी अमेरिका को भी पता है कि मैं इनके यहाँ ग्राउंड में नहीं घुसूंगा, क्योंकि मैं अफगानिस्तान में घुसा था 20 साल के बाद में, फिर मुझे तालिबान को दे के आना पड़ा।
तो ग्राउंड पर जाए बगैर हाँ। क्या ये दो काम मुमकिन है? आप उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज केवल बम मार मार के तबाह कर दो, पॉइंट नंबर 1, और दूसरा आप वहां क्या सत्ता परिवर्तन कर दें? काफी हद तक जहां तक न्यूक्लियर फैसिलिटीज का सवाल है, पॉसिबल है। इनके पास हथियार हैं, ऐसे बॉम्बर हैं, उनको बर्बाद करना पॉसिबल है। लेकिन उसमें एक मुसीबत आ रही है, जो अड़चन आ रही है। IAEA का कहना है कि अगर आप बॉम्बर से बर्बाद करते हैं तो शायद एक ऐसा चांस है कि उस न्यूक्लियर बम से अगर रेडिएशंस जाती हैं तो आप देखिए जो इसके ईरान के चारों तरफ इसके एलाइज हैं, सऊदी अरेबिया है, कतर है, इन सब में भी वो किरणें जा सकती हैं। तो ये भी इतना रिस्क फ्री नहीं है, और क्योंकि ये इतना रिस्क फ्री नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि ये जो विडंबनाएं हैं उसी को डिस्कस करने के लिए, और ये इतनी जटिल परिस्थिति है, इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप G7 छोड़ के वापस अपने देश आए हैं। और एक और मुझे लगता है, जो कि हालांकि मीडिया में नहीं आ रहा है, अभी आप देखिए होता क्या है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जमाना है। इजराइल में जितनी मार पड़ी है या जितने इनकी बैलिस्टिक मिसाइल ने नुकसान करे हैं, उनको अंडर प्ले किया जाएगा, ईरान के जो नुकसान है उनको बढ़ावा चढ़ा के पेश किया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि इजराइल में हालत थोड़ी इजराइल में भी काफी नुकसान हुआ है, और उस हालत में एक सिचुएशन ऐसी आ गई है कि अमेरिका को, इजराइल को, इतना तो उन्होंने बोला था कि भाई अमेरिका के डिफेंस की मेरी जिम्मेवारी है, वो मैं करूंगा, और वो कर भी रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल जब जा रही हैं तो अमेरिकी एयर डिफेंस जो है वो उसको बर्बाद कर रहे हैं, और उसमें कुछ यूके के भी एयर डिफेंस बर्बाद कर रहे हैं उसको। जितने भी नाटो में, मेडिटेरियन में जितने भी शिप्स हैं वो अपनी तरफ से सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नुकसान तो हुआ है। तो इन दोनों हालतों में अब सिचुएशन ये है कि क्या बॉम्बर भेजूं, इनको दूं बॉम्बर, और इनको और एमुनिशन दूं या ना दूं, ये एक असमंजस। मैं कॉलम पढ़ रहा था जो भी आपने बात कही, ईरानियन डिफेंस एक्सपर्ट ने लिखा था किसी ने, उन्होंने कहा कि आप ये नहीं समझते कि हमारी यहाँ साइकी क्या है। अगर मैंने 300 मिसाइल्स यूज की इजराइल के खिलाफ और उसमें से 3 भी लग गई, हिट कर गई उसको, वो मेरी जीत है। हाँ, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है कितना है इजराइल? इतना 4 शहरों के बराबर ईरान के जो है, तो पूरा कंट्री 3000 मिसाइल हैं, उसने 400 इस्तेमाल किए हैं, बाकी तो बची है ना अभी। तो ये एक मुसीबत है। और दूसरी चीज ये है कि एक और कंपैरिजन करना पड़ता है, जितने भी ये रेडिकलाइज्ड कंट्री हैं, ये रेडिकलाइज्ड देश हैं, उनमें मार सहन करने की बहुत बड़ी ताकत होती है। गाजा में इतने लोग मर गए लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं जा रहे हैं। तो इनमें मार सहन कर, इजराइल में मार सहन करने की इतनी ताकत नहीं है। अगर 50,000 लोग वहां पे उड़ जाते हैं ईरान एक दिन, उसको खुमैनी को शायद इतना फर्क ना पड़े, लेकिन 10,000 अगर इजराइल में उड़ जाते हैं उनको बहुत फर्क पड़ता है। मोटिवेशन बहुत अलग है सर, हाँ, रिलीजियस मोटिवेशन है। अब सर आप कन्विंस्ड हैं कि ट्रंप आने ही वाले हैं बस इस लड़ाई में किसी भी फॉर्म में, या नहीं कुछ और भी हो सकता है? ये कुछ सिग्नल्स मिले हैं सौरभ। नंबर 1 सिग्नल है प्रेसिडेंट ट्रंप का G7 मीटिंग से जल्दी निकलना, ये बहुत बड़ा संकेत है। अगर पीस की तरफ इनका इशारा था कि पीस प्रेशर, ये G7 का प्रेशर आए, तो वो तो वहाँ से हो सकता था। तो इंडिकेशन साफ है कि ये है कोई बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं। अब वो क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस क्या क्या हैं? नंबर 1 ये जो निकले हैं। हाँ, नंबर 2 मैं ये बोलूँगा कि जो अमेरिकन एम्बेसी टेल अवीव में अटैक हुआ है, जो भी है वो अटैक तो हुआ है, कैजुअल्टीज नहीं हुई है। कैजुअल्टीज इसलिए नहीं हुई है क्योंकि वो अंडरग्राउंड वहाँ जो बंकर में गए थे, खबरें हैं कि वहाँ पे उनके एम्बेसी को डैमेज हुआ। तो डैमेज हुआ है। तो वो भी एक नैरेटिव ये बनता है कि अमेरिकन इंटरेस्ट पे टारगेट किया गया है ईरान द्वारा। तीसरा, ये युद्ध किस प्रकार आ सकता है? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत क्लियर हैं। ये जो ये निमिस, ये जो शिप है, ये अभी यहाँ पर वियतनाम में इसकी डॉकिंग होनी थी, वहाँ पर कोई एक पार्टी टाइप भी होनी थी, वो सारा मूव कर दिया मलाक्का स्टेट से। तो ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स आ गए हैं, एयरबेस रिफ्यूलर्स भी आ गए हैं। रिफ्यूलर्स बहुत बड़ा इंडिकेशन है। और GBU-57 बॉम्ब्स और ये जो B-52 बॉम्बर्स और B-52 सारे अवेलेबल हैं। ये एक्शन इस प्रकार हो सकता है। नंबर 1, उन्होंने ये भी बोला कि हमारा मुद्दा बहुत क्लियर है कि ये ईरान न्यूक्लियर वेपन्स की ओर ना जाए, वो ना बने। हमारा इरादा बहुत क्लियर है। अगर इरादा बहुत क्लियर है, उसको अचीव करने के लिए इजराइल ने काफ़ी हद तक काफ़ी डैमेज किया है। लेकिन जो मेन एनरिचमेंट उसकी फैसिलिटी है, जहाँ पर इतने सारे ये इनके सेंट्रीफ्यूजर्स लगे हैं, वो है फोर्डो में। फोर्डो को बर्बाद करने के लिए आपको बहुत सॉलिड स्ट्राइक करनी पड़ेगी, और उसके लिए GBU-57 है जो डीप पेनिट्रेशन करके बंकर बस्ट कर सकता है। और उसमें एक ही नहीं, काफ़ी सारे करने पड़ेंगे, क्योंकि जितनी डेप्थ है
वहां पर है कि हाफ मील की डेप्थ है उसकी। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार जाकर कुछ एयर बॉम्ब ड्रॉप तो कर दिया, उसमें उससे वो हो काफी गया। एफर्ट करनी पड़ेगी। अब सवाल उठता है ये लड़ाई कैसे होगी। देखिए, इरादा तो बहुत क्लियर है, कुछ होगा। क्या होगा, मेरे को लगता है कि पहला उन्होंने ये भी बोला था कि मैं वाइस प्रेसिडेंट वांस को भेजने के लिए तैयार हूं और इस प्रकार करूंगा कि ईरान, अगर मैं बोलूंगा बहुत सॉलिड मिलिट्री लैंग्वेज में, घुटने पे आ जाए तो उसके लिए प्रेशर है। ये सारी पोस्टरिंग, मिलिट्री पोस्टरिंग कर दी गई है, सारी डिप्लॉयमेंट कर दी गई है, ये सारे संकेत गए हैं। लेकिन क्या ईरान झुकेगा, वो एक क्वेश्चन मार्क है। अगर नहीं झुकता है तो कुछ नेगोशिएशंस होंगी। 1-2 दिन का मेरे को लग रहा है समय है। इजराइल को जो करना है वो करता रहेगा, उसके मिलिट्री अटैक चलेंगे, ईरान भी करेगा, लेकिन एक समय आएगा कि अमेरिका इसमें दाखिल होगा। ये खबर ये थी सर, जो अभी आपने बात की, वो ये बात आगे बढ़ा रहा हूं कि सबको ये सवाल ये था जब इजराइल ने हमला किया कि क्या अमेरिका को मालूम था। डेफिनेटली मालूम था, बिल्कुल और ट्रंप का शायद कैलकुलेशन ये था कि अगर एक बार इजराइल जो है वो एक फर्स्ट वेव हमला कर देता है ईरान के ऊपर, डेफिनेटली ईरान जो है वो हमारे पास दोबारा आएगा, जो कि उसने सिग्नलिंग की है कि अब इसको रोको, इजराइल को रोको, हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो फिर वो नेगोशिएशन जो है एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से होगी। आप दबा के बात करोगे ईरान को और फिर आप जैसा चाहोगे वो वैसा करेगा। तो क्या अभी उसको और इतना मजबूर करना बाकी है कि वो सब कुछ हमारी टर्म्स पर माने? लेकिन क्या ईरान ऐसा देश है? ईरान ऐसा देश नहीं है, लेकिन अब हालात ये आ गए। देखिए, कल ही हम बात कर रहे थे कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट है थोड़ा रिकंसिलिएटरी है। दूसरा एक और स्टेटमेंट था फॉरेन मिनिस्टर का कि हम न्यूक्लियर वेपन्स बनाना ही नहीं चाहते हैं। पर सवाल एक ये उठता है कि ईरान के पास आज न्यूक्लियर पावर प्लांट कितने हैं? एक ही है ओनली न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो आपकी पावर जनरेशन के लिए करते हैं। अच्छा, सिविल यूज के लिए। भारत में कितने हैं? 22। तो साफ जाहिर है कि इनका भी इंटेंट बहुत क्लियर है, ईरान का न्यूक्लियर वेपन्स बनाना है, और वो बेसिक टारगेट है उसका अमेरिका नहीं है, बेसिक टारगेट है इजराइल, वो जो हेट्रेड है जूस के प्रति। तो अगर ये है तो इसमें अमेरिका, और देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप, यही प्रेसिडेंट फर्स्ट टर्म में इन्होंने टेल अवीव में यूएस एम्बेसी को मूव किया था, तो टू जेरूसलम, ये भी एक इनका बहुत बड़ा इंडिकेशन है। तो मेरे को लगता है अमेरिका इस लड़ाई में 2 दिन का इनको गैप देगा, ये लड़ाई होगी। और अमेरिका किस प्रकार करेगा? ग्राउंड ट्रूप्स ईरान में बिल्कुल नहीं जाएंगे, लॉन्ग रेंज वेक्टर्स, मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट ये सब यूज होगा भारी तादाद में। और इसका फर्क किसके ऊपर पड़ेगा? एक और स्टेटमेंट, वहां के लोगों को बोला गया है कि आप तेहरान छोड़ के जाइए, ट्रंप ने बोला है। तो ये भी साफ इंडिकेशन है कि वहां के लोगों के ऊपर दबाव आएगा, और ये तख्ता पलट के लिए भी आसान हो सकता है, क्योंकि जब लोग वहां के आज बोल रहे हैं कि ना तो हमारे सायरन्स बजते हैं, ना हमारे पास अंडरग्राउंड बंकर्स हैं, और आपने देखा किस प्रकार माइग्रेशन हो रहा है तेहरान से, आउटस्कर्ट्स ऑफ तेहरान से। सर मैं थोड़ा एक चीज ये पूछ रहा हूँ, अब आपका मतलब ट्रंप विल गो ऑल आउट या बस बातचीत की मेज पे लाने के लिए मजबूर करने लगे? नहीं, फर्स्ट फेज है बातचीत, ओके। सेकंड फेज है अगर ईरान नहीं झुका तब फिर पूरा ऑल आउट, बट ऑल आउट इज ओनली इन टर्म्स ऑफ एयरफोर्स मिसाइल्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड ट्रूप्स। सर एक चीज मुझे ये बताइए कि कोई भी देश जो है वो लड़ाई अपनी जनता की विश पर लड़ सकता है। मेरे देश में अप्रूवल है इस काम के लिए या नहीं? ट्रंप के कोई अमेरिका पे तो हमला हुआ नहीं है। ट्रंप अगर इस लड़ाई में कूदते हैं तो आपने कहा कि उनकी जो सपोर्ट बेस है वो तो नहीं चाहता। बाय एंड लार्ज अमेरिकन ईरान को देखते कैसे हैं? बाय एंड लार्ज ईरान को तो इतने लंबे समय से इसका छवि ये बना दी गई कि दुश्मन देश है, ठीक है, इस्लामिक आतंक प्रमोट करता है। तो ये छवि बनी भी अमेरिका में ईरान की इतने वर्षों से कि हिजबुल्लाह, हूथी, हमास पिछले गाजा से जब से चल रही, तो अमेरिका में तो छवि बनी हुई कि ईरान एक आतंकी देश है। 1 सेकेंड, यस, इसमें ट्रंप का अभी जो डिसीजन है, यस, जैसे सब एस्टीम्ड हमारे जनरल्स कह रहे हैं, वो वक्त लेगा शायद सोचने में। परंतु बात यह है, अगेन मैं आता हूं नेतन्याहू पे, ये जो सारी गेम ड्राइव कर रहा है वो नेतन्याहू कर रहा है, राइट। और डेमोक्रेसी की बात है, जरूरी नेतन्याहू पावर में है इजराइल में, बट वहां भी कंट्रोवर्सी है, बट सत्ता में है, वो लीड कर रहा है। नेतन्याहू को अपनी जिंदगी में कब और मौका मिलेगा कि कंप्लीट ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जीरो आउट कर दे? कब ऐसा मौका और आएगा कि इजराइल के लिए फॉर एवर इन द फ्यूचर
पूरा रीसेट कर दे मिडिल ईस्ट। इजराइल के लिए तो ये, नेतन्याहू के लिए तो इतिहास लिखने का मौका है, वो तो ठीक है। हाँ। मैं कह रहा हूँ ट्रंप की मोटिवेशन क्या होगी सर? ट्रंप की मोटिवेशन देखिए, पार्टली ऑफ कोर्स आल्सो इजराइल एंड इजराइल लॉबी इन अमेरिका, वो भी एक जूइश लॉबी एक फैक्टर है, राइट। वही एक अहम फैक्टर, बट उसके अलावा एक और फैक्टर भी है। ट्रंप को ये देखना है कि मिडिल ईस्ट स्टेबल रहे। अब जैसे अगर ये सिनेरियो हो गए तो ऐसे सिनेरियोज में ईरान, तभी इजराइल वॉर को बढ़ा रहा है, इसकी ऑयल फैसिलिटीज पे कर रहा है, उकसा रहा है वो ईरान को। तो ईरान अगर उकसाए में आ जाए और वापस जैसे अमेरिकन बेसिस या छोड़िए अरब एमिरेट्स में ऑयल डिपोज पे अटैक करे, तो पूरा रीजन बन जाता है वॉर को ज्यादा फैलने का। तो इस समय ट्रंप ये भी चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में ज्यादा और कुछ उथल पुथल ना हो, क्योंकि एक और प्रॉब्लम है, अगर ऐसा हो गया तो मिडिल ईस्ट की सरकारों की सत्ता गिर जाएगी। क्या पता सऊदी अरेबिया में, ये सारी मोनार्कीज हैं, इनके जो लीडर्स हैं सब प्रो अमेरिका चलते हैं, बट मेन अवाम तो प्रो पैलेस्टाइन है काफी। बिल्कुल ठीक, राइट। तो ये जो सड़कों में जब आ जाए माहौल, जनता किसी देश की अमेरिका को पसंद नहीं करती, यहाँ के इन अरब मुल्कों की। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है मिडिल ईस्ट के देशों को भी। तो इसलिए वो भी फैक्टर दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं अमेरिका को कि आप कोई ऐसा कदम ना उठाओ और नेतन्याहू को रोको। परंतु ये जो माहौल इस समय क्रिएट हो गया, तो ट्रंप के लिए तो आई थिंक इस समय शायद उसका भी विचार वही आई थिंक पिवट पे है इस समय, कि इतना हो गया कि अगले 5-6 साल तक, 8 साल तक ईरान अपना प्रोग्राम रिवाइव नहीं कर सकता, अब रुक जाओ, गिव लिमिटेड सपोर्ट टू व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, होने दो, चलने दो, बट ये नहीं। सेकंड इज बंकर। पर इजराइल क्या गेम खेल रहा है इसमें? इजराइल ये कह रहा है आप हमें नहीं भी दोगे ना, हम क्या करेंगे, हम हेलीकॉप्टर से अपने कमांडोज भेजेंगे और जो माउंटेन्स की जो एंट्रेंस है ना, हम उनको ब्लास्ट कर देंगे। इन्होंने अभी पिछले साल सीरिया में हिजबुल्लाह की एक मिसाइल प्रोडक्शन फैक्ट्री थी, उसको उस तरह से करा था। तो इजराइल ऑल्टरनेटिव्स भी रख रहा है, या कह रहा है कर पाए ना कर पाए, पर वो कह रहा है देखो मैं तो अंदर घुसा पड़ा हूं, मैं ऐसे कर दूंगा। इजराइल तो लड़ाई में घुस चुका है, वो तो अब ही विल डू व्हाटएवर इट टेक्स। करेक्ट, नेतन्याहू, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ईरान की कैपेबिलिटी की बात है। मैं आपको अब याद दिला रहा हूं 1980 ईरान इराक की लड़ाई, हम उसका भी ग्राफिक है हमारे पास, स्क्रीन पर दीजिए। आप कहेंगे हम क्यों आज से 45 साल पुरानी बात कर रहे हैं। 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ, इस्लामिक रेवोल्यूशन। पहले आयतुल्ला सत्ता में आए, ये दूसरा आयतुल्ला है, उनके बाद दूसरे सुप्रीम लीडर हैं। ये पिछले लगभग 40 साल से ये सत्ता के अंदर है। ये आए थे अभी ईरान के रेवोल्यूशन के बाद ये इस्लामिक लोग, और 1980 के अंदर सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया। सद्दाम हुसैन इराक का डिक्टेटर था। छोटी सी बात थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, तेल का और पानी का झगड़ा था, और उन्होंने अटैक कर दिया। उनको लगा कि नया नया मुल्क बना है, इसके पास कुछ भी नहीं है इस वक्त। और आज भी ईरान के पास आप सच पूछें तो 1-2 एसेट्स को छोड़ करके कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन उस वक्त कुछ भी नहीं था। उस हालत में ईरान ने 8 साल लड़ाई लड़ ली। सद्दाम हुसैन के पास एक मॉडर्न मिलिट्री माइट थी, उसके बावजूद 8 साल तक वो ये लड़ाई लड़ता रहा ईरान। तो क्या आज ईरान ये करके दिखा सकता है? पढ़ा, इसको एक नाम दिया गया वॉर ऑफ एट्रिशन, मतलब एक ऐसी लंबी लड़ाई जिसमें आपका नुकसान होता रहता है, लेकिन आप उसको सहते भी रहते हो, एब्जॉर्ब करते रहते हो, और वो लड़ाई लंबी चलती रहती है। ईरान के पास तेल है, सबसे बड़ा हथियार उसके पास, लेकिन उस तेल पर पाबंदियां ट्रंप लगा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ईरान के ऊपर सैंक्शंस ऑलरेडी बहुत लगी हुई हैं, तो उसको घुटकर जीना, दबकर, इकोनॉमिक सेंस में वो उसका आदी हो चुका है। तो क्या ईरान एक लंबी लड़ाई अफोर्ड कर सकता है? उससे बड़ा सवाल, क्या एक लंबी लड़ाई इजराइल अफोर्ड कर सकता है? इजराइल के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। इजराइल एक अच्छी इकोनॉमी है, एक अच्छी तरक्की कर रहा है, उसके लोग जो हैं वो खुश हैं, आबाद हैं, और सुख शांति से जीते हैं। जो हमास की तरफ से जो थोड़ा बहुत होता है उसको वो लोग टैकल कर लेते हैं, लेकिन ये लड़ाई वैसी नहीं होने वाली। 6 मिसाइल भी फटी हैं, तो आपने देखा है दुनिया में कितना ह्यूमन क्राइम मचा है अगर इजराइल के अंदर वो आया है। तो सर, वो ईरान के पास वेयरविदल है क्या लंबी लड़ाई लड़ने का? पहले देखिए, लंबी लड़ाई लड़ने का वेयरविदॉल तो है इस मामले में कि उनके पास सहन शक्ति है, और इतना बड़ा देश है तो झेल सकता है वो उसको। मतलब ये तो नहीं कि वार करे या ईरान लड़ाई जीत जाए, उतनी वो हालत तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि हाँ झेल सकता है वो, कि मारते रहो, ठीक है, मारते रहो, सहता रहेगा, इतना है। और अब जो नफरत है इजराइल के खिलाफ उसको भी जारी रखेगा। लेकिन इजराइल के पास इतनी लंबी लड़ाई लड़ने की ताकत है या नहीं है, वो क्वेश्चन मार्क है। अगर अमेरिका मदद दे, सबको सब कुछ है।
अमेरिका मदद ना करे तो सब कुछ नहीं है। क्वेश्चन मार्क हम लोग अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैं दोबारा से उसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि कई इसके फैक्टर्स भी हैं। अब आप देखिए इस लड़ाई का एक जो डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है, छोटी सी बात जो अभी आपने बोली थी, आप ही के पॉइंट से निकाल रहा हूँ। अमेरिका चाह रहा था कि ऑयल के प्राइस कम हो जाएं, और अगर ऑयल के प्राइस कम होते हैं तो रूस की जो इनकम है वो कम हो जाएगी। अब यहाँ पे उल्टी कार्रवाई हो रही है, ऑयल के प्राइस बढ़े और फिर रशिया जो है वो ऐसा जबरदस्त इकोनॉमी बनने वाला है, क्योंकि उससे अमेरिका की स्ट्रैटेजी, बाइडेन की स्ट्रैटेजी यही थी, वो सबके ऊपर जोर डाल रहा था, यार इतने बैलेंस थे, कम ले आओ प्राइस, अगर प्राइस कम हो गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब ये कहानी कुछ अलग हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि उधर रूस और चीन की तरफ से भी ईरान को काफ़ी निराशा होगी, क्योंकि अगर आप देखें रूस अपने लड़ाई में बिजी है तो रूस इतनी मदद नहीं कर पा रहा है। चीन जो है वो अपनी मार्केट देखता है, अपना इंटरेस्ट देता है, वो किसी और के इंटरेस्ट में अपनी लड़ाई नहीं लड़ता। तो चीन भी जो है वो बाहर से ताली बजा रहा है, वो यूएनएससी में बात कर रहा है, तो एक तरीके से मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं, ये कर कुछ नहीं रहे। हथियार की पैसे की मदद भी नहीं करेंगे ये, नहीं कोई खास अभी दिखाई नहीं दी। अगर आप देखिए कोई ऐसा अनाउंसमेंट सुना आपने कि इतनी बड़ी मदद करी, उसने कोई ऐसा अनाउंसमेंट दिया नहीं है। तो इसका मतलब ये भी इस उसमें घुसना नहीं चाह रहे कि ठीक है यार तुम दोनों की लड़ाई है। अमेरिका भी अभी तक यही कर रहा था अगर आप देखें तो ध्यान से, लेकिन अब यह है कि अब एक ऐसी स्थिति पे अब वो आ गए हैं, जैसा कि आपने बताया कि एम्बेसी में नुकसान हुआ है या ये हुआ है, या अभी नेतन्याहू एक डेडलॉक पे आ गए हैं कि यार यहाँ तक तो मैं बर्बाद कर सकता था न्यूक्लियर फैसिलिटीज, लेकिन इसके बाद के लिए तो अब मेरे पास नहीं है। कहने के लिए तो नेतन्याहू ने ये कहा है कि जितना भी वक्त लगे और जो भी लगे अब इस लड़ाई में हम पीछे नहीं हटने वाले, जो हमारा एम है उसको अचीव किए बगैर। तो ये वो कह तो रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि लंबी लड़ाई सहने की शक्ति ईरान में तो है, इजराइल में कितनी है नहीं कह सकते कि वो कितना क्वेश्चन मार्क कि वो क्योंकि वो कितना सह पाएगा, कितना खींच पाएगा। ये एक जो है बड़ा सवाल है सर। क्या प्लस हमने नेगेटिव तो बहुत डिस्कस किए, और एक अमेरिका और इजराइल एक तरफ खड़ा हो तो क्या बचता है, और लेकिन स्ट्रेंथ्स क्या है ईरान की? हमने बताया बहुत बड़ा देश है एक तो। बिल्कुल अच्छा सवाल है। अगर हम ज़मीनी हालात देखें, ग्राउंड रियलिटीज़, उस पर स्ट्रेंथ्स भी निकलेंगे, वीकनेसेस भी निकलेंगी। मैं उसको सिर्फ टैबुलेट कर देता हूँ। पहला तो है कि ईरान के अंदर जो मोसाद की इन्फिल्ट्रेशन हो रखी है वो सॉलिड है, और उसका हमने रिजल्ट देख लिया है। कई इनके 14 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा है, तो ये ईरान का नेगेटिव हुआ, ये उसकी नेगेटिव हो गई और उसकी पॉजिटिव हो गई। दूसरा जो एक ग्राउंड रियलिटी है, ईरान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है मिसाइल्स और ड्रोन्स, लेकिन उसको वीकनेस का वो इजराइल करने के लिए उसके मिसाइल लॉन्चर्स को टारगेट कर रहा है। लॉन्चर्स 1/3 खत्म कर चुका हूं। लॉन्चर्स को वो टारगेट कर रहा है, और ड्रोन्स जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं। इसीलिए आपने देखा था प्रेसिडेंट नेतन्याहू, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने बोला था कि जो भी डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, डिफेंस प्रोडक्शन सेंटर्स हैं, वहां से लोगों को बताया गया ईरान में आप लोग निकल जाइए। तो कहने का मतलब है जितने भी ये स्टोरेज हैं, प्रोडक्शन सेंटर्स हैं ड्रोन्स वगैरह के, इनको भी टारगेट किया जाएगा। ठीक है सर। तो ये भी एक ग्राउंड हकीकत है। दूसरा उसकी स्ट्रेंथ ऑयल रिफाइनरीज है, और ये गैस भी है, लेकिन वो वीकनेस भी है, क्योंकि उसको अगर आप नहीं प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ी वीकनेस हो जाती है। वही कहने वाला था कि भाई तेल मेरे पास है, बट आप मैं उसको बेच पाऊं तब मेरे काम का है ना, वरना किस काम का। लेकिन एक और चौथा ये है कि उसका जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो उसने कई बार बोला है कि हम इसको ब्लॉक कर लेंगे, 33 किलोमीटर, यहाँ से दुनिया का 20% ऑयल निकलता है, तो उसको अगर वो ब्लॉक करता है तो ईरान के वो भी डिसएडवांटेज में है, क्योंकि फिर तो ये ओपन अमेरिका तो इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। चौथा ग्राउंड रियलिटी है, जो इसके सो कॉल्ड रिंग ऑफ फायर थे, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, ऑलमोस्ट खत्म तो नहीं, काफी उसको डिग्रेड हो चुके हैं। शामिल हुतीस। अब हुतीस के ऊपर भी हमला हो सकता है, अमेरिकन शिप्स और ये जो भी प्रेजेंट हुआ रहा है। एक और ग्राउंड रियलिटी है, देखिए मुस्लिम वर्ल्ड की हम बात जरूर करते हैं, लेकिन शिया सुन्नी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, कोई शक नहीं है। पाकिस्तान और ईरान का ही देख लिए, और ईरान और इराक का ही देख लिए, और ये जितने ये गल्फ स्टेट, ये जीसीसी है, मोस्ट सारे सुन्नी हैं, तो ये भी एक फैक्टर रहेगा। और मेरे को लगता है कि गल्फ का जो सपोर्ट है ये वॉर के लिए, देखिए सपोर्ट वो डायरेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली वो भी चाहते हैं कि ईरान को एक थोड़ा रिलीगेट किया जाए। मतलब आप कह रहे हैं आज सऊदी हो, बिल्कुल यूएई हो, ये बिल्कुल, और मे भी इवन पाकिस्तानी खुश होंगे कि हम और ये आपने पाकिस्तान बोला, तो आप देखिए आसिम मुनीर वहां बैठा हुआ है,
वो भी कुछ तो है जो मैंने उस दिन बोला था, अगर यहाँ से एक फ्रंट खुलेगा तो मिलिट्री बेस यहाँ से भी अमेरिका इस्तेमाल करके इसको ठोक सकती है, क्योंकि आप देखिए जो पहाड़ हैं, जो पहाड़ की स्लोप है, फॉरवर्ड स्लोप्स तो इसराइल ठोक सकता है, लेकिन अगर रियर स्लोप्स को इधर से ठोकना है तो उसके लिए तो आपको मिलिट्री बेस पाकिस्तान का चाहिए। तो कहने का मतलब है, और आपने देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने 3 विजिट्स की थी अभी, कतार में, यूएई में और सऊदी अरेबिया में जी। ये भी कुछ एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। तो कहने का मतलब है ईरान आज स्ट्रेटेजिकली आइसोलेट भी हो गया है, ये भी उसकी एक वीकनेस है। रशिया ने क्या सपोर्ट किया, जैसे उन्होंने बोला, चाइना ने क्या सपोर्ट किया, बिल्कुल ठीक। तो ये सोरा एक जो है वो वैसे सपोर्ट करेंगे, सिंबॉलिक स्टेटमेंट देंगे, लेकिन आज उसके साथ कोई खड़ा हुआ नहीं है। अब ये बड़ी आपने और चर्चा सुनी होगी कि ईरान से बहुत सारे जो इनकी जो टॉप लीडरशिप है वो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, और उसमें ज़्यादातर बताया जा रहा है उनकी डेस्टिनेशन रशिया है, कि एक ही जगह जाके बच सकते हैं ईरान से, वो आप रशिया चले जाओ। इसकी कोई कंफर्मेशन अभी नहीं आई है, लेकिन आयतुल्ला में ये सवाल ही मैं उनसे चर्चा से पहले पूछ रहा था, आयतुल्ला खुमैनी अगर आ गया, मतलब उस हद तक बात पहुंच जाए कि या तो मर जाओ नहीं तो देश छोड़ो, क्या करेंगे आयतुल्ला? नहीं, अगर ऐसी सिचुएशन आएगी, क्योंकि आयतुल्ला खुमानी जो है अभी की जो जितनी खबर मेरे को अंदाज़ा है उस हिसाब से वो छोड़ के तो नहीं गए हैं, वो किसी न किसी बंकर में हैं, गए नहीं हैं, ये अभी तक र्यूमर चल रही है। क्योंकि ये चीज़, कुछ और चीज़ भी आप देखिए, पुरानी इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का ज़माना है, पुराने जब रशिया का भी लड़ाई शुरू हुई थी यूक्रेन की, तो बीच में बातचीत थी कि ज़ेलेंस्की छोड़ के जा रहे हैं, हवाई जहाज़ तैयार है वगैरह वगैरह, तो ये नॉर्मल है। लेकिन जैसा आपने कहा कि क्या रूस अच्छा डेस्टिनेशन है, बिल्कुल अच्छा डेस्टिनेशन है रूस। क्यों अच्छा डेस्टिनेशन है? क्योंकि रूस की न्यूक्लियर ताकत इतनी भयानक है कि रूस के ऊपर कोई हमला नहीं करने वाला इतनी आसानी से। तो उस चक्कर में पिन पॉइंट टारगेट रूस के ऊपर कोई नहीं मारेगा। तो नहीं, लेकिन एक बार आपने देश छोड़ दिया तो फिर तो हाँ, फिर तो गए आप, सत्ता नहीं गई, सत्ता गई, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपने देश छोड़ा तो सत्ता गई। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, हमने अभी जनरल साहब ने जो एनालिसिस किया कि ईरान की क्या क्या वीकनेसेस हैं, तो वीकनेसेस तो काफ़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक थोड़ी स्ट्रेंथ भी है। स्ट्रेंथ क्या है? 2 चीज़ें। एक तो हेट अमेरिका, अमेरिका के तरफ नफरत, ये सब में है उनके, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का आदमी हो ईरान के अंदर, हर एक आदमी अमेरिका से नफरत करता है। एक चीज़ जोड़ दूं इसमें आपको, 2023 का एक वीडियो है, गूगल करके देखिएगा आप, उसमें ये एक भाषण कर रहे हैं आयतुल्ला खमेनी। अभी बात हुई, अभी ईरान क्या कह रहा है कि हमने अमेरिका को कुछ नहीं कहा, बातचीत किससे कर रहा है? अमेरिका से कर रहा है। अभी वो किसके दरवाजे पर जा रहा है दोबारा कि जंग रुकवाइए, हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं? अमेरिका के पास जा रहा है। उस भाषण में आयतुल्ला अली खमेनी कहते हैं, जो भी उनकी भाषा है उसमें, अंग्रेजी में, डेथ टू अमेरिका, अमेरिका की मौत, ये कोई स्लोगन नहीं है, ये हमारी पॉलिसी है। ये उस भाषण में वो कह रहे हैं कि अमेरिका की डेथ टू अमेरिका इज ईरानियन पॉलिसी। तो ये वो नफरत है जिसकी आप बात कर रहे हैं। एक वो नफरत है, और आप ये देखें, रेडिकलाइज्ड देश जो होते हैं इस नफरत को वेपनाइज करते हैं, ये एक इनकी स्ट्रेटजी में शामिल है। तो वो स्ट्रेटजी ये लोग अपना सकते हैं, नंबर 1। और दूसरी चीज़ है, अगर आयतुल्ला खुमानी का सत्ता पलट कर दिया आपने, तो उसकी जगह डालेंगे किसको? अब जब आप, अभी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ऑल्टरनेटिव भी नहीं है। और ऑल्टरनेटिव जो है वो शायद वो भी कम रेडिकलाइज नहीं होगा। कुछ उनके जो मॉडरेट हैं, उनकी इतनी पावर नहीं है, जितने भी मॉडरेट हैं वहाँ पे, वो एक साइड में इस समय उनके पास इतनी ज़्यादा फॉलोइंग नहीं है। ये जो शाह हैं ईरान के, पुराने शाह, जो उनका बेटा यहाँ रहता है, ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि शाह के जो बेटे हैं वो अमेरिका में मौजूद हैं, वो अमेरिकन सिटीजन हैं, उनको वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से कि इसकी कोई, लेकिन उसकी कोई फॉलोइंग नहीं है वहाँ पे। प्रॉब्लम ये आ रही है इनके सामने। हम तो ये सुन रहे हैं कि ईरान में जो, मतलब वैसे भी एंटी रिजीम लोग थे, एंटी आयतुल्ला जो लोग थे, वो भी जब हमला हुआ है तो वो भी फिर उनका भी सब पेट्रियटिज्म जाग गया है कि वो नेशनलिज्म वाली बात आ गई कि जब हमला हुआ तब इजराइल और अमेरिका, इन दोनों की तरफ इतनी भयानक नफरत है कि सब बोलते हैं, चाहे बाकी सब। तो आयतुल्ला की सत्ता पलटने के लिए क्या करना पड़ेगा इन्हें? आयतुल्ला को ही मारना पड़ेगा या भगाना या पड़ेगा? तो मारो, या फौजें उतारो, या मारो या भगाओ। फौजें उतारो हैं? फौजें उतारने में तो फिर ये लंबा काम हो जाएगा। इजराइल करना चाहेगा? ना, इजराइल के पास इतने फौजी नहीं है, बहुत कम है वैसे, शायद उसके साथ पौने 2 लाख की फौज इजराइल की है, सोल्जर्स,
1,70,75,000 और इनकी फौज जो है वो लगभग शायद 6.5 लाख की है ईरान की। ईरान की और लेकिन बजट में बड़ा अंतर है। इजराइल का जो डिफेंस बजट है वो 9.5 बिलियन का है, 19 बिलियन का शायद, और उसमें 4 और बिलियन इनका शायद डॉलर 7 बिलियन का, 4 बिलियन डॉलर हर हर साल साल अमेरिका देता है इसराइल को वो मदद। गारंटीड वो है, गारंटीड डील 4 बिलियन अलग आता है मदद सर। अमेरिका लेकिन एक सवाल ये है कि ट्रंप जिस नेचर के आदमी हैं, एक तो बड़े ट्रांजैक्शनल से आदमी है, बिजनेसमैन टाइप, ये जो लड़ाइयाँ वाली काम होते हैं, ये इसके लिए थोड़ा सा एक शांत और एक दूर तक देख पाने वाला दिमाग और बहुत पेशेंट आदमी चाहिए, क्योंकि लड़ाई में तो कुछ भी हो सकता है, लड़ाई का रुख कभी भी किधर भी जा सकता है। ट्रंप ऐसे आदमी हैं क्या? ट्रंप के टेन्योर में कोई लड़ाई शुरू नहीं की गई वैसे? वेरी राइट, कोई शुरू नहीं करी इसने अपनी पहली tenure में। ट्रंप एक वॉर टाइम प्रेसिडेंट है क्या? बल्कि ट्रंप के बारे में तो यह भी कहा जाता है, इनके अपने सपोर्टर्स, आइडियोलॉग्स, वो कहते हैं ट्रंप अमेरिका के लिए अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है। हालांकि उसको पूरा सपोर्ट करते हैं स्टीव बैनन। वो कहते हैं क्योंकि चाइना के साथ फॉर एग्जांपल अमेरिका को जंग करनी पड़ेगी, करनी चाहिए, परंतु ट्रंप है ये तो चाइना से डील करेगा, ये वॉर नहीं करेगा। ट्रंप के नाम पर एक मीम चला है, शायद आपने सुना हो, टाको, TACO, मैंने सुना है। टाको बेल हाँ, होता है ना, हाँ, जी, टाको। वॉल स्ट्रीट में कहा जाता है ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, यानी कि ट्रंप हमेशा पीछे हट जाता है। वो कहने वाले कहें मीमिफिकेशन है, पॉलिटिकल है, जो भी कहो, बट ट्रंप यस वॉर नहीं चाहता। ट्रंप चाहता है कि कोई डील बन जाए जो विन विन हो, या मेरी विन हो ज्यादा, दूसरे की तो डाउन हो, वैसा हो। परंतु इस समय जो हालात पैदा हो गए हैं मिडिल ईस्ट में, ये मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, और इसमें खास करके वंस अगेन बैक टू नेतन्याहू एंड बैक टू अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, हो सकता है कि ट्रंप ये डिसाइड कर लें, पिवट कर जाएं, क्योंकि इजराइल एक तरह से अमेरिका का 51st स्टेट है। इस मामले में शायद वो एक्सेप्शन कर जाएं, और ठीक है, यस, ये केवल ये बॉम्बर्स वाला बात जो हो रही है, GBU एंड B-2 बॉम्बर्स, या बंकर बस्टर बॉम्ब्स एंड दोस एयरक्राफ्ट्स, उसके अलावा जो इजराइल करता रहे, पर वो न्यूक्लियर फैसिलिटी उड़ाने के लिए अमेरिका उस चीज को ओके कर सकता है कि केवल वो। उसके अलावा एनी केस इजराइल की डिफेंस, जैसे जनरल अस्थाना, जनरल मिस्टन बता रहे हैं, एयर डिफेंस तो अमेरिका भी कर रहा है इजराइल की, ऑलरेडी कर रहे हैं। नेटो एंड अमेरिका मिलके जो ईरान मिसाइल्स फेंक रहा है, उनमें से करीब 10% इजराइल पहुंच रहे हैं, मोटा मोटा इस समय एस्टिमेट आ रहा है शायद, राइट। तो 90% जो ध्वस्त हो रहे हैं, ये नहीं कि केवल इजरायली एयर डिफेंस उनको ध्वस्त कर रही है, अमेरिकन एयर डिफेंस एंड देन इजरायली। आप सोचिए, देखिए, अभी रविंद्र साहब ने जब बात शुरुआत की तो उन्होंने कहा कि ऐसा मौका ट्रंप को कभी नहीं मिलेगा, नेतन्याहू को कभी नहीं मिलेगा। अगर आप ट्रंप की बात सुने, ट्रंप का भी ये सेकंड एंड लास्ट टर्म है प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंसी का, उसके वो पहले साल में है, और वो बातें बहुत बड़ी बड़ी करके आए थे। अभी तक उनके नाम पर कोई जीत टिक मार्क नहीं हुई है। उन्होंने कहा था मैं यूक्रेन की वॉर रुकवा दूंगा, वो नहीं रुकवा पाए। उन्होंने कहा था मैं गाजा, हमास और इजराइल की वॉर रुकवा दूंगा, वो अब ईरान तक चली गई है। उन्होंने कहा था कि मैं सारी पूरी दुनिया को ट्रेड पर घुटनों में ले आऊंगा, अपने टैरिफ्स पर, अपनी शर्तों पर लाऊंगा, उनको डील करनी पड़ रही है अब चाइना के साथ। तो वो अभी चाइना को आप दबा नहीं पाए हैं वो। तो एक इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई 4 दिन में रुकवाने के फेक क्रेडिट के अलावा ट्रंप के नाम पर कोई बड़ा क्रेडिट नहीं है, फॉरेन पॉलिसी क्रेडिट कोई क्रेडिट नहीं है। और घर में इमिग्रेशन को लेकर के जगह जगह कर्फ्यू लग रहे हैं, तो डोमेस्टिक हालत बहुत अच्छी नहीं है। मैं एक ही बात कहूंगा, नेतन्याहू की जिंदगी में आखिरी मौका है, ट्रंप की जिंदगी में भी, और ट्रंप को भी, ट्रंप पे जो आर्गुमेंट बनाई जा रही है ट्रंप को कन्विंस करने के लिए, इसके एडवाइजर्स जो कह रहे हैं कि हाँ ये कर दो, वो भी ये जस्टिफाई कर रहे हैं ना, कर दो, इसके चलते पूरे मिडिल ईस्ट को हम रीसेट कर देंगे, तुम्हारा नाम हिस्ट्री में चला जाएगा, और जूइश लोग हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। तो अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स चल रही हैं ट्रंप के ऊपर कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, इतिहास में सबको दर्ज होना है। क्या अब देखिए इतिहास इन सब लोगों को कैसे लिखता है। अभी तो नोबेल पीस प्राइज के लिए चक्कर में घूम रहे थे जो नोबेल पीस प्राइज के चक्कर में घूम रहे थे वो जंग शुरू करवा रहे हैं अब। ये दुनिया के बहुत शुक्रिया सर, समय इतने। रविंद्र साहब बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आए। जनरल अस्थाना बहुत शुक्रिया आपका, जनरल बहुत धन्यवाद आपका।